गुड मॉर्निंग सर। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। खास बात अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि जो इंडिया बिजनेस है इसमें डबल डिजिट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली। अगर आप कंसोलिडेटेड आधार पर देखें तो जो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है अर्ली 20s के आसपास देखने को मिली। अब इस अच्छे जो अपडेट है इसके पीछे कारण ये है कि जो कोपरा के प्राइसेस आप देखें तो ये काफ़ी घट गए। इनफैक्ट कंपनी अपडेट देकर ये बता रही कि अगर आप कोपरा के प्राइसेस पीक से देखें तो तकरीबन 45% तक गिर चुके हैं और इसी के चलते जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, ग्रॉस मार्जिन्स है, यहाँ पर आपको बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। इनका जो पैराशूट कोकोनट ऑयल है इसमें सेवरल क्वार्टर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है और कंपनी लगातार ब्रांड इन्वेस्टमेंट्स कर रही है फ्रेंचाइज को अपनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर आप देखें तो कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो मेरिको की तरफ से स्ट्रॉन्ग अपडेट। पहले बजाज फाइनेंस की अपडेट आपको बताता हूं। ग्रॉस डिसबर्समेंट्स आप देखें तो 19,500 करोड़ है। आप पिछले साल के मुकाबले 33% की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली। सीक्वेंशियल आधार पर देखें तो ऑलमोस्ट 11.5% की बढ़त है। ये तो डिसबर्समेंट के आंकड़े। लेकिन अगर आप AUM ग्रोथ की बात करें तो यहां पर इंक्रीज आपको देखने को मिला पिछले साल के मुकाबले 24% का। आप खास बात अगर आप देखें तो इनका जो लोन असेट्स है यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है। जो नई लोन बुक है इसमें ग्रोथ आई है 20% की और AUM की ग्रोथ 24% के आसपास है। डिपॉजिट बुक अगर आप देखें तो बता रहे कि 68,500 करोड़ है। तो स्ट्रॉन्ग अपडेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। वहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से देखें तो यहाँ पर आपको ग्रॉस डिसबर्समेंट 19,500 करोड़ के देखने को मिलेंगे। यानी जो ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है ये काफ़ी अच्छी है। AUM के आधार पर अगर आप देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी 24% की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आई। तो ग्रोथ के लिहाज से दोनों स्टॉक रडार पर रहेंगे। जैसे कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि डिमांड बहुत स्ट्रांग यहाँ पर देखने को मिली है। तो पहले जो 10,000 करोड़ का QIP था अब ये तकरीबन 15,000 करोड़ के आसपास है। इसी से समझ में आ गया। वैसे अपसाइज का ऑप्शन पहले था लेकिन डिमांड इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब इंडिकेटिव प्राइस एक बार के लिए आपको बता देता हूँ कि 2,883 रुपये प्रति शेयर है। यानी कल की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि 9% के करीब का डिस्काउंट है। लेकिन ये जो QIP से एडिशनल फंड रेज हो रहा है, शेयर इशू किए जाएंगे, इससे इक्विटी डाइल्यूशन आपको देखने को मिलेगा 2.6% का। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बड़ा टेक अवे जो ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर ये आई है कि अपसाइज ऑप्शन को इस्तेमाल किया है और QIP की साइज को बढ़ाया है। टाटा मोटर्स PV की बात करें तो यहाँ पर जो JLR का अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। होलसेल की जो बिक्री है इसमें आपको नजर आएगा कि 9% की गिरावट है पिछले साल के मुकाबले। सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो यहाँ पर भी तकरीबन 17% की गिरावट है। 79,300 यूनिट्स का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। और टोटल रिटेल सेल्स की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 15% और सीक्वेंशियल तौर पर 14% की गिरावट है। 80,000 यूनिट के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले। और डीमार्ट की बात करें तो डीमार्ट के अपडेट्स आपको फीके नज़र आएंगे। अब दरअसल आप देखें तो इनकी जो स्टॉक फिलिंग होती है उसके चलते एक थोड़ा सा लाइकली इम्पैक्ट आपको SSSG पर देखने को मिला है। लेकिन मार्केट जिस प्रकार से SSSG ग्रोथ का अनुमान लगा रहा था इसको निराश किया है। अब ग्रोथ अगर आप यहाँ पर देखें तो जो स्टैंडअलोन रेवेन्यू है ये आपको नजर आई है 18,344 करोड़ की, जो कि पिछले साल थी 15,932 करोड़। और जो टोटल स्टोर्स की संख्या है 503 के आसपास आ गई है। यानी जो स्टैंडअलोन रेवेन्यू ग्रोथ आई है 15% की है। मार्केट अनुमान लगा रहा था कि थोड़ी सी और बेहतर देखने को मिले। तो डीमार्ट की तरफ से कमजोर अपडेट। M&M फाइनेंस यहाँ पर अगर आप देखें तो जो डिसबर्समेंट है इसमें 21% की बढ़त आपको देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। अगर आप कुल बिजनेस असेट्स की बात करें तो ग्रोथ आई है 12% की। 1.37 लाख करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। कलेक्शन एफिशिएंसीज NBFC इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेबल है 95%। और स्टेज 3 के जो असेट्स हैं ये तकरीबन 3.4 से लेकर 3.5% आए हैं, जो कि पिछले साल 3.8% थे। यानी असेट क्वालिटी में भी आप देखें तो स्लाइटली सुधार है। लिक्विडिटी पोजीशन पर कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है। PNB के नंबर्स आप देखें तो ये लग रहा है कि थोड़ा सा अपने PS को अंडर परफॉर्म कर रहा है। खास बात यह कि ग्लोबल डिपॉजिट्स इसमें इंक्रीज आपको देखने को मिला कुल 8.5% का। जो डोमेस्टिक डिपॉजिट्स हैं इसमें 8.63% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। ग्लोबल एडवांसेस 12.85% बढ़े और जो डोमेस्टिक एडवांसेस हैं इसमें कुल 11.74% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। यूनियन बैंक यहाँ पर आप देखें तो जो ग्रॉस एडवांसेस हैं 12.5% की ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले। कुल डिपॉजिट 3.5% बढ़े हैं। वहीं अगर आप डोमेस्टिक डिपॉजिट्स की बात करें तो 3.5% की ग्रोथ है। और जो कासा डिपॉजिट्स हैं इसमें 12% का सर्ज देखने को मिला। जो डोमेस्टिक एडवांसेस की ग्रोथ आई है ये पिछले साल के मुकाबले 13% है। तो वैसे तो PNB के नंबर्स अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि स्लाइटली बिलो एस्टिमेट्स हैं। हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन और इक्विटास दोनों है।
अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ग्रॉस लोन बुक इसमें आपको सर्ज देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले 29% का। वहीं सिक्योर्ड बुक जो है उसका हिस्सा अब ऑलमोस्ट 50% हो चुका है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा अच्छा फैक्टर है। वहीं डोमेस्टिक डिपॉजिट्स की बात करें तो 25% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। डिसबर्समेंट्स में ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त आई है, 42% की आई है पिछले साल के मुकाबले। और जो एमएसएमई लोन बुक है इसमें पिछले साल के मुकाबले 54% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। ये बता रहे हैं कि असेट क्वालिटी के लिहाज से वैसे तो सीक्वेंशियल तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये पिछले साल के मुकाबले बता रहे हैं कि 2.52% से अब जीएनपीएस घटकर 2.17% देखने को मिला है। और वहीं पर कलेक्शन एफिशिएंसी 99.68% है। ये उज्जीवन के नंबर्स हैं। इक्विटास की बात करें तो ग्रॉस एडवांसेस 27% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो लोन्स इसमें बड़ा सर्ज देखने को मिला, तकरीबन 70% का। वहीं नॉन माइक्रो फाइनेंस में ग्रोथ आई है 22% की। डिपॉजिट 10% बढ़े, हालांकि कासा 5.5% जो है डिक्लाइन हुआ है और कासा रेशियो आया 25% का, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर के दौरान 29% था। कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें तो पिछले साल 7.49% था, इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट आया, 7.05% का आंकड़ा आया है। हिंदुस्तान जिंक इसके अपडेट्स में बात बताएं तो कंपनी बता रही है कि अब तक की अच्छे Q1 के अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। जो माइंड मेटल प्रोडक्शन है इसमें पिछले साल के मुकाबले 1% का सर्ज देखने को मिला है। सेलेबल मेटल प्रोडक्शन ये बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले 4%। वहीं अगर आप रिफाइंड जिंक प्रोडक्शन की बात करें तो 6% का इंक्रीज है। और सिल्वर का प्रोडक्शन आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल स्टेबल देखने को मिला, इसमें कोई चेंज नहीं है। 149 टन्स के आसपास यहाँ पर देखने को मिला है। कोल इंडिया की तरफ से एक अपडेट आया जहां पर ये बता रहे कि पावर कंपनीज को जिस प्रकार से सप्लाईज है ये ग्रोथ आई है पिछले साल के मुकाबले 1.8% की। वहीं टोटल कोल सप्लाई 3.5% बढ़ी है। और जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर सप्लाईज है इसमें ग्रोथ अच्छी है, 10% के आसपास की देखने को मिली। वहीं कोल डिस्पैचेस के आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि जो जंप है ये सिग्निफिकेंट यहाँ पर देखने को मिला है।